हाँ तो प्यारे बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। ओम्स लॉ। देखिए, ये बहुत हल्का सा टॉपिक है। मुझे लगता है पूरे फिजिक्स में सबसे आसान यही टॉपिक है। मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं लग रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन बहुत बच्चे का रहता है कन्फ्यूजन। चलो मैं बना देता हूँ। क्लास 10th में भी ये पढ़े हैं, क्लास 10th में भी इसे पढ़ चुके हैं आप। सेम वही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं। बस ये क्या है, भी पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई के बीच में क्या है, रिलेशन बताता है। और चूंकि ओम्स साहब ने दिए थे, ओम्स सर ने, इसलिए इनका नाम ओम्स लॉ रखा। आइए देखते हैं क्या है, कंडीशन क्या है, कब ये लॉ लगेगा, कब नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ देखते हैं। देखिए, पहला बात तो इसमें ये है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, और जो एक वायर लिए रेजिस्टेंस लिए उसको क्या है, फिक्स कर देना है। यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर गिवन डायमेंशन। देखिए क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पहले क्या है, जहां आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहां पर क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ये नहीं टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। फॉर ए गिवन डायमेंशन, जो भी वायर आपने लिए हैं, जो भी रेजिस्टेंस लिए हैं, उसका डायमेंशन चेंज नहीं करना है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के बारे में बात कर जा रहा है, थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। यानी देखिए, ये एक्सपेरिमेंट अगर क्लास 10th में किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लीजिएगा। इंजीनियरिंग में जाइएगा तो आपको ये करने को मिलेगा। इसमें क्या है, जो आप मान लीजिए मैंने कोई रेजिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस ले लिया, एक मैंने कोई भी कंडक्टर ले लिया, ये फिक्स कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, अलग अलग बैटरी जोड़ेंगे। एक बार मान लीजिए V वोल्ट का जोड़ें, तो इसमें देखेंगे कि करंट कितना चल रहा है, I। फिर मैंने सेम रेजिस्टेंस जो ये R है कंडक्टर, इसको मैंने सेम रखा है, सेम रखा, इसका बदलाव नहीं किए हैं। और मैं बैटरी को बार बार बदल रहा। क्या है, बैटरी थोड़ा सेम नहीं बन पाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को समझ आना है, सेम रखना। कंडक्टर क्या है, सेम है। और लेकिन ये यहाँ V वोल्ट का बैटरी रखें, यहाँ 2 V वोल्ट का बैटरी रखें, तो हम देखेंगे यहाँ करंट जो है वो डिफरेंट आएगा। यानी यहाँ पे एक्चुअली में 2I आएगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो इसे एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। बस क्या है, कंडीशन रखना कि ये जो है कंडक्टर रेजिस्टेंस, यानी इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसको सेम रखना है, और इसका जो एक्सटर्नल बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब क्या करना है, सेम रखना। नहीं तो क्या होगा, उसके कारण इसका एक्चुअली में रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो आपको पोटेंशियल एंड करंट के बीच में क्या होगा, डिफरेंस पता नहीं चल पाएगा। आइए समझते हैं। तो जब अगर आप कंडक्टर सेम रखेंगे तो देखेंगे जैसे जैसे आप बैटरी बदलते जाएंगे, उसी के रेशियो, उसी के प्रोपोर्शनल क्या होगा, आपका करंट भी बदलते जाएगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिए कंडक्टर की एलोंग, टर्मिनल के एलोंग, तो क्या हो जाएगा, उसका करंट भी घट जाएगा। तो देखिए, मेन जो है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, V। या सिंपल है, इसको I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए कोई कांस्टेंट डालेंगे, वो क्या है, R। यानी ये क्या है, एक कोई भी टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर क्या होता है, ये सेम होता है। यानी कंडक्टर किस लिए मैंने बोला था, सेम रखना। तो यही क्या है, ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या, IR। ठीक, वहाँ R क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो R है, वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिखाएंगे। एक्चुअली में क्या करेंगे, यदि टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। वो देखते हैं आगे क्या होता है, क्यों बढ़ जाता है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या है। इससे पहले आप एक ये भी जानते हैं कि रेजिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, आर इजकल टू रो इंटू एल बाई ए। लेंथ एल क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। जैसे ये मैंने कंडक्टर लिया था, ये कंडक्टर लिया था, तो ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन। ये जो है ये पार्ट मैंने जिसको कलर किया है कंप्लीट सॉलिड कलर, यही क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। और जिसको इतना जितना लेंथ होगा वो क्या होगा, लेंथ। लेकिन यहाँ से भी आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि मान लिया अमीटर लगा के चेक किए बार बार कि करंट कितना जा रहा है, और जितना के बैटरी के लगा रहे हैं वो आपको मालूम होगा। अगर आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे क्लास 10th में, बहुत अच्छे स्कूल में कराया जाता है, तो वहाँ से आपको रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। या कि आपको ये रेसिस्टिविटी मालूम हो, हाँ ये एक्सपेरिमेंट से ही निकाला जाता है एक्चुअली। लेंथ एरिया अगर आपको मालूम हो जाएगा तो भी निकल सकता है, लेकिन ये आप कहाँ से, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं। क्योंकि इसके अलोंग जो करंट फ्लो होगा वो अमीटर से चेक कर लेंगे, 1 एम्पेयर जा रहा है, 2 एम्पेयर जा रहा है, और बैटरी लगाएंगे। वो बैटरी का आपको तो खुद पता ही होगा कितना वोल्ट का हम बैटरी को लगा रहे हैं। तो उसको क्या, उससे क्या होगा, आपका जो अननोन रेसिस्टेंस है वो मालूम हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर। इसका चूंकि ओम्स साहब ने दिए थे, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में यूनिट को क्या रख दिया गया, ओम्स। जैसे फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा, MLT-2। लेकिन देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्चुअल यूनिट हुआ, लेकिन न्यूटन साहब ने दिए थे, इसलिए क्या उनके रिस्पेक्ट में क्या है, इनको न्यूटन बोला जाता है। यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, न्यूटन। सेम यहाँ भी इसका एग्जैक्ट यूनिट क्या हो, वोल्ट पर एम्पेयर, लेकिन ओम्स साहब ने दिए थे, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में उनके नाम पर रखा गया ओम्स। तो इसका यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पेयर। इसका ये जो डायमेंशन है कैसे निकालेंगे, देखिए यदि आप ये ऐसे याद करने से कोई फायदा नहीं, याद रहने वाली है नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी एल स्क्वायर होगा कि एल क्यूब होगा, इसमें कंफ्यूज आ जाएंगे। आइए, मैंने इससे पहले जो भी अगर बच्चे पढ़े होंगे मेरे से, तो मैंने बताया हूँ कि डायमेंशन कैसे याद रखा जाता है और कैसे उसको डिराइव किया जाता है। तो देखिए पहले आप, ये पोटेंशियल है, इससे पहले क्या होता है, यू कैपिटल होता है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होता है, जूल। हाँ, सेम वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। और वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, FD cos थीटा। मैंने अभी सिर्फ यूनिट हमें निकालना है, तो इसलिए उस एग्जैक्ट फार्मूला पे नहीं जाना है। जो डायमेंशन है, फोर्स का हो गया MLT-2, ML1T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाएगा, L, यानी ML2T-2। ये किसका हो गया, वर्क का। और वर्क का भी यूनिट क्या होता है, जूल में। तो देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो गया, ML2T-2। और पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पर यूनिट चार्ज के लिए होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1Q2/R। और पोटेंशियल का क्या होता है, KQ1/R, यानी Q1 के कारण R डिस्टेंस पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो गया। तो देखिए एनर्जी का क्या होगा यूनिट, ML2T-2। और ये क्या हो गया, V बराबर इसको लिख सकते हैं U/Q, या Q का क्या हो जाएगा डायमेंशन, A/T। तो देखिए पोटेंशियल का क्या आ गया, V का डायमेंशन क्या आया, पहले वो देखिए, ML2T-3 इंटू A⁻⁻1। ये क्या है पोटेंशियल का, और ये ओम क्या है, पोटेंशियल पर एम्पियर। तो और एम्पियर का क्या होता है, A। तो ये क्या हो जाएगा, ओम का क्या हो जाएगा, ML2T-3 इंटू A⁻⁻1 अपॉन A। और यही A क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा,
डायमेंशन जो आपको लिखा हुआ है mL²T-3 इंटू e⁻²। समझ गए? तो आपको ये नहीं कि रट आप समझेंगे हम याद कर लेंगे तो संभव नहीं रहेगा, बहुत कन्फ्यूज हो जाएगा। याद रखने के लिए 1-2 मैंने बता दिया था कि वोल्ट का याद रख लीजिए, सॉरी वोल्ट बोलते हैं, वेलोसिटी का लिख लीजिए क्या होगा मीटर पर सेकंड, ये यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड या LT-1 मैं बता चुका हूँ। एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर या LT-2, ये याद रखिए। फोर्स का क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया MLT-2, ये याद रखिए। उसके बाद इसी पे सब डिराइव्ड होते चला जाएगा। बस समझ गए, यूनिट समझ आइए कहाँ से हमको लाना है, थोड़ा 1-2 प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस किसी का 1 ओम है, कब जब 1 वोल्ट का हम बैटरी को लगाएंगे और उससे 1 एम्पेयर करंट फ्लो करे, हाँ फ्लो करे, मीटर लगा के चेक कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा समझ जाएंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कितना 1 ओम का, वही है 1 ओम। उसका डिफिनीशन भी आगे मैं बता रहा हूँ। देखिए आगे डिफिनीशन क्या है, मैं पहले से हटा दूँ, इरेज कर दूँ, तभी आप लोग समझें। देखिए क्योंकि R बराबर क्या हो गया, क्योंकि R बराबर क्या हो गया, R इजकल टू क्या हो गया V/I। तो R ये 1 एम्पेयर कब होगा, 1 ओम कब होगा, जब यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का लगाए और उस कंडक्टर से 1 एम्पेयर का करंट फ्लो हो, तब क्या हो जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा कि रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का क्या है 1 ओम। इसी को आपको लैंग्वेज में लिखना है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पेयर करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट। यानी कोई कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा यदि हम उसके अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, यानी बैटरी जोड़े टर्मिनल के अक्रॉस, तब यदि उससे 1 एम्पेयर का करंट फ्लो होगा तो क्या बोल देंगे 1 इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। सिंपल है, यहाँ से याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ से आप उसको लैंग्वेज में बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आप लोग ये बचपन से जानते होंगे। ये रियल स्टेट के लिए वेरिएबल के लिए डिनोट किया जाता है, जितना आपको चाहिए उतना रेजिस्टेंस यहाँ से आप लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। यदि 1 ओम का चाहिए तो जहाँ वो रहता है उसमें खिसकाने के लिए खिसका देंगे, क्या जाएगा वहाँ से आपको उतना ही रेजिस्टेंस आ जाएगा। चलिए देखिए आप रेजिस्टेंस आखिर आता कैसे है, किसी का बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, किसी का बोलते हैं बहुत कम है। तो एक्चुअली क्या होता है, मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया हूँ कि मैंने दिखाया था कि कोई भी कंडक्टर, मान लो सिर्फ कॉपर का मैंने एग्जांपल लिया था 63.5 ग्राम का, यदि कोई मैंने कॉपर वायर लिया किसी छोटा सा, इतना छोटा सा पार्ट, क्या हो जाएगा उसका वजन 63.5 ग्राम होगा। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, क्योंकि 1 एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 29 इलेक्ट्रॉन एंड 29 प्रोटॉन होता है। तो यदि 63.5 ग्राम यदि मैंने कॉपर का वायर लिया है, कंडक्टर लिया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चूँकि 1 मोल हो गया, 1 मोल में कितना होता है एटम 6.022 इंटू 10⁻23, और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन कारण क्या बोले तो मैंने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक दूसरे से क्या होता है टकराते चलता है। तो वही जिसमें जितना ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा उसमें जितना उसको अपोज करेगा उसके कारण उसके पास क्या होगा उतना रेसिस्टेंस होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बोला था इससे पहले कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ये जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, न्यूक्लियस में रहता है एटम आयन ये सब है, उसमें क्या होगा थर्मल के कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसमें क्या होगा ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, इधर ज़्यादा रेंडम मूव करेगा, उससे क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो
कंडक्टर में क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब देखिए ये सब क्या है, आयंस है और एटम्स है। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उसे टकराना पड़ेगा, उसी कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस आएगा उसमें। और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, यही सब ज़्यादा रैंडम मूव करने लगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा से टकराएगा, ज़्यादा हवा टकराएगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस का ऑफ वायर का डिफिनेशन याद कर लीजिए, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इन ए कंडक्टर ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस एंड एटम ऑफ द कंडक्टर टर्म्ड एज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और कंडक्टर। समझिए जितना यानी उसको चलने में जो अवरोध पैदा होता है उसके कारण ही क्या होता है, जो होता है वो क्या है, रेजिस्टेंस है। देखिए किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला बात तो आप जानते हैं R/ρ×L/A होता है, यदि जितना बड़ा लेंथ लेंगे उतना बड़ा क्या हो जाएगा, उसका उतना रेजिस्टेंस होगा। और देखे होंगे कि जो बड़े वाले पोल था, हाँ बड़े वाला पोल जो बना है, जो जितना ज़्यादा वोल्ट का रहता है, हाँ उसमें देखेंगे मोटा तार लगाते हैं, या कि घर में ही जब लगाते हैं वायरिंग करते हैं तो बोलते हैं ना कि कॉस्टली लाओ, मोटा वाला तार लाओ। क्यों कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया जैसे R बराबर क्या हुआ, ρ×L/, ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ये तो कोई बात ही नहीं। तो एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका यही मोटाई बताता है कि कितना है रेडियस, यही क्या क्रॉस सेक्शन एरिया, यही ए है जिसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शन, CS मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखिए जितना एरिया बड़ा यानी जितना तार मोटा होगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो समझ गए एरिया का क्या होता है, इन्वर्सली होता है और लेंथ के डायरेक्टली होता है। देखिए है इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। टेम्परेचर पर मैंने बता ही दिया कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा। देखिए ओम्स लॉ एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल है, नो बेसिक लॉ है, ना ये कहीं से डिराइव होगा, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। हाँ जो एक दूसरे के बस रिलेशन बताता और कुछ नहीं, ठीक। और V बराबर क्या होगा, I/L/, सिग्मा है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल है, सिग्मा क्या था, 1/ρ होता है। आप लोग ये सब जानते होंगे। I बराबर क्या है, I बराबर क्या होता था, I बराबर देखिए NeAVD आया था। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ पर J है क्या, करंट डेंसिटी क्या होता है, I/, क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए ये करेंगे तो एरिया कट जाएगा, क्या बचेगा, NeVD बच जाएगा। तो वहीं से ये क्या हो जाएगा, अब देखें वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा ये आ जाएगा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो ये करंट डेंसिटी की बात हुई। चलिए देखिए ये तो मैंने बता चुका हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर भी मैं यहाँ लिख दिया आप लोग को एक बार रिमाइंड कराने के लिए। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, किसी कंडक्टर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए, यानी टर्मिनल के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए तो क्या होगा, उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, फोर्स के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स के कारण क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन के कारण वो चलना चाहेगा, और चलने के कारण बार बार उसे बीच में बहुत सारे एटम है, आयंस है और इलेक्ट्रॉन से भी है, उससे टकराना पड़ेगा, उसके कारण क्या होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और मैंने वहाँ बोला था उसे ही जितना वो चल पाएगा एक डायरेक्शन में स्पीड में, वही क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहाँ पर बताया था। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। धन्यवाद।